आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एमपी टेट टेस्ट क्रमांक एक ही वीडियो में यहाँ पर हम 100 प्रश्नों की तैयारी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है, क्या नहीं होता है? परिवार का व्यवसाय, परिवार का जो व्यवसाय है वो बच्चे के शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं बन सकता। तो कौन कौन कारण बन सकते हैं यह भी देखते हैं। परिवार की गरीबी, सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण और परिवार का खराब भावात्मक वातावरण, यह जो है बच्चे के शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण बन सकता है। कौन नहीं बन सकता? परिवार का व्यवसाय शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 2 है, वह बालक जो अपनी कालक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? ऐसे बालक को हम कहेंगे पिछड़ा बालक। किस तरह से? मान लो हमने 7 वर्ष के बालकों की तुलना किए और सामान्य 7 वर्ष के बालक की तुलना में यदि शैक्षिक कमी पाई जाती है किसी बालक में तो वह बालक पिछड़ा बालक कहलाएगा, उसकी बुद्धि लब्धि कम होगी। तो ऐसे बालक को हम पिछड़ा बालक कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसने कहा कि सृजनात्मक मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए सहसंबंध उत्पन्न होते हैं? यह कथन स्पीयरमैन का है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 4 है, वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सकें उसे क्या कहते हैं? ऐसी स्मरण शक्ति को कहते हैं रटने की स्मरण शक्ति। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब्राहम मास्लो कौन थे? अब्राहम मास्लो एक मानवतावादी थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 6 है, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो बच्चा सहज ज्ञान के द्वारा निर्देशित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 7 है, मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया? तो यह परामर्श जो है फ्रायड ने शुरू किया। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम फ्रायड ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी सही है। सिफेलोकॉडल प्रवृत्तियों के अनुसार किसका विकास का अग्रसरण कैसे होता है? कैसे होता है विकास का अग्रसरण? सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 9 है, गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक की अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है, वह अवस्था कहलाती है ज्ञानेंद्रिय अवस्था। प्रश्न नंबर 11 है, रोर्सा इंकब्लॉट टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है किसने निर्मित किया? हर्मन रोर्सा ने निर्मित किया। यहाँ पर हर्मन रोर्सा नहीं है तो हर्मन रोर्सा ने यह शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12 है, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? हम जानते हैं कि बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, थॉर्नडाइक। चलिए अगला 13वां प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 14 है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? ऐसे घटक को हम स्वर विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 15 है, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है शिशु का सामाजिक विकास? दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर, बच्चे को दिखाया गया प्यार व स्नेह पर, वह सीमा जहां तक बालक दूसरे का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करता है उपरोक्त तीनों पर। बुद्धि के एकल कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का एकल कारक सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 17 है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वह होता है, बहिर्मुखी व्यक्ति वह होता है जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं, जो तनाव रहित होते हैं, यानी उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, उपरोक्त दोनों।
चलिए प्रश्न नंबर 18 है, व्यक्ति में वह विभिन्नता जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आँखों व बालों का रंग, पैर आदि से दूसरों से अलग होते हैं, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है शारीरिक भेद। शारीरिक रूप से अलग दिखना शारीरिक भेद कहलाता है। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है? कौन से सिद्धांत के अनुसार? व्यक्तित्व विभिन्नताओं का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 20 है, बालक के सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा होता है? किस विधि द्वारा होता है? सामाजिक विधि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। फिर देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो हम यहाँ पर गद्यांश पढ़ते हैं। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। परंपराओं का अवमूल्यन तो हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्तां स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उससे सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी। तो देखिए, इस गद्यांश के आधार पर यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, किसका अवमूल्यन हो रहा है? देखिए यहाँ पर पहली ही लाइन में लिखा हुआ है किसका अवमूल्यन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, हम किसको स्वीकारते जा रहे हैं? बौद्धिक दास्तां को, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बौद्धिक दास्तां को स्वीकारते जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 23 देखिए, हमारी नई संस्कृति कैसी है? कैसी है हमारी नई संस्कृति? अनुकरण की संस्कृति है, अनुकरण ही करते जा रहे हैं हम बस। फिर देखिए 24वें नंबर का प्रश्न, हम किसके झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं? आधुनिकता के, पश्चिम से जो आधुनिकता आई है उसके आधुनिकता के हम झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 25 है, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होने के कारण हम क्या होते जा रहे हैं? हम दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होने के कारण हम भ्रमित होते जा रहे हैं, दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 26 है, अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं? छद्म आधुनिकता की, झूठी आधुनिकता की हम गिरफ्त में आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं? विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, विज्ञापन हमें भ्रमित कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 28 नंबर का प्रश्न है, समाज में किसका क्षरण होता जा रहा है? किसका क्षरण होता जा रहा है? आस्थाओं का क्षरण होते जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 29 है, संस्कृत शब्दों से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम। संस्कृत शब्दों से बने शब्द कहलाएंगे तद्भव। ऑप्शन नंबर सी सही है। संस्कृत शब्दों से बने शब्द जो कहलाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, और संस्कृत शब्दों के समान शब्द, संस्कृत शब्दों के जो समान शब्द प्रयोग होते हैं ना हिंदी में, वे कहलाते हैं तत्सम। तत्सम कहलाते हैं, और संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द कहलाते हैं तद्भव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 30 है, कृत प्रत्यय लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? कृत प्रत्यय को धातु के अंत में लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। फिर प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता है? कौन सा नहीं कहा जा सकता है लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य? अपनी विद्वता का प्रदर्शन करना। ऑप्शन नंबर सी सही है, यह लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता। तो लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य किन्हें कह सकते हैं हम? भावों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना, व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, और भावानुरूप सहज भाषा का प्रयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है, लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य नहीं कहा जा सकता, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करना। प्रश्न नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा व्याकरण का विषय नहीं है? कौन सा नहीं है? शब्द शक्तियाँ व्याकरण का विषय नहीं है। तो कौन कौन है? वाक्य रचना,
पद परिचय और वर्ण परिचय ये व्याकरण का विषय है, शब्द शक्तियाँ व्याकरण का विषय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 33 देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता दृश्य श्रव्य माध्यम की नहीं है? दृश्य श्रव्य माध्यम की कौन सी विशेषता नहीं है? श्रोता दर्शक को अंतर्मुखी बनाना, यह उसकी विशेषता नहीं है दृश्य श्रव्य माध्यम की। तो क्या विशेषता है? देखिए, अतीत को वर्तमान में प्रस्तुत करना, पाठ को स्थायी बना देना, पाठ का अनुभव करना। तो ये 3 विशेषताएं हैं। ये विशेषता नहीं है कि श्रोता दर्शक को अंतर्मुखी थोड़ी ना बनाता है ये, है ना। तो ये तो उसके दिमाग को खोलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नहीं है। अब देखिए प्रश्न नंबर 34 देखिए, भाषा शिक्षण में कौन सी पद्धति संगत नहीं है? कौन सी पद्धति संगत नहीं है? आकस्मिक मूल्यांकन। आकस्मिक मूल्यांकन संगत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पठन कौशल के मूल्यांकन का सार्थक बिंदु नहीं है। क्या नहीं है? मंद स्वर पठन। मंद स्वर पठन करेंगे आप तो वह एक पठन कौशल नहीं कहलाएगा। तो कौन सा कहलाएगा पठन कौशल? सस्वर पाठ, वाचन प्रवाह और शुद्ध उच्चारण। ये सब क्या है? पठन कौशल की विशेषताएं हैं। मंद स्वर पठन विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 36 देखिए, भाषा के वे शब्द जो लिंग वचन काल एवं क्रिया के अनुसार बदल जाते हैं क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। और जो लिंग वचन काल क्रिया के अनुसार नहीं बदलते वे अविकारी कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 37 है, भाषा सीखने और सिखाने में बाधक है। कौन बाधक है? उच्चारण में क्षेत्रीयता। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के उच्चारण होते हैं और उच्चारण के कारण जो है भाषा सीखने में बच्चों को बाधा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 38 है, पहल मनुष्य ने बोलकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करना सीखा, उसकी उस बातचीत का नाम पड़ा। क्या पढ़ा? शुरू में जो हमने सीखा अपने विचार रखकर वह नाम पड़ा बोली। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर प्रश्न आगे है, निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा अथोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी ददाति। चूँकि ये टाइप किया गया है यह गद्यांश तो कुछ त्रुटियाँ मिल सकती हैं। 1948 ईस्वीये संवत्सरे आंग्लानाम् अंतिमः प्रतिनिधि लॉर्ड माउंटबेटन चक्रवर्तीनं राजगोपालाचार्यम् आंग्लसाम्राज्यः प्रतिनिधिरूपेण संस्थाप्य स्वदेशं प्रति निवृत्तः। 1948 ईस्वी संवत में आंग्ल यानी अंग्रेज़ों के अंतिम प्रतिनिधि कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अंग्रेज सत्ता का प्रतिनिधि बनाकर स्वदेश लौट गया। यानी प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बना दिया गया। फिर 1950 ईस्वी संवत्सरे संविधानस्य 1950 ईस्वी संवत्सरे संविधानस्य निर्माणकार्ये परिसमाप्ते भारतम पूर्ण रूपेण स्वतंत्रम जातम। 1950 में ईस्वी संवत में संविधान का निर्माण कार्य समाप्त होते ही भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ। फिर क्या हुआ? श्री राजेंद्र प्रसाद भारतस्य प्रथमो राष्ट्रपति निर्वाचितः, श्री जवाहरलाल नेहरू च प्रधानमंत्री। श्री राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला प्रधानमंत्री एवं श्री राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति एवं जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर देखिए आंग्लों के यानी अंग्रेजों के स्थानेषु स्थान में सर्वत्र भारतीय अधिकारिणः संस्थापितः। अंग्रेजों के स्थान में सभी भारतीयों का अधिकार स्थापित हो गया। स्वतंत्रे भारते नृपाणां राज्यानां च समस्या नितरां जटिला आसीत्। स्वतंत्र भारत में राजाओं के राज्य की समस्या सबसे जटिल थी। बहुत सारे राजा थे और बहुत सारे उनके अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे। भारतस्य महीन भूभागो राज्येषु विकीर्णः यानी विभक्तः आसीत्। भारत बहुत छोटे छोटे राज्यों भूभागों में विभक्त था। ये तो समस्या थी। राज्यानां
संख्या अपि षट्शतः परिमितः 600 के लगभग थी राज्यों की संख्या। श्री वल्लभ भाई पटेलः महोदयस्य भागीरथ प्रत्ययेन चातुर्येण च सर्वनृपः भारते सम्मिलितः अभवन्। श्री वल्लभ भाई पटेल की नीति चतुरता के कारण ये सब राज्य जो हैं भारत में सम्मिलित हो गए। समस्तम भारतम अष्टाविंशतः राज्येषु विभक्तम अस्ति। अब पूरा भारत 28 राज्यों में विभक्त है। राज्यानां प्रधानः राज्यपालः कथ्यन्ते। राज्यों का प्रधान राज्यपाल कहा जाता है। राष्ट्रपति तेषां नियुक्तिं करोति। राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। राज्येषु राज्यों में अपि शासनम केंद्रवत्तः मंत्रिपरिषदम भवति। राज्यों में भी केंद्र के समान मंत्रिपरिषद होता है। प्रधानः सर्वोपरि मंत्री मुख्यमंत्री इति उच्यते। यहाँ सर्वोपरि प्रधान, राज्यों का सर्वोपरि प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इसके आधार पर पहला प्रश्न देखते हैं। आंग्ला नाम अंतिम प्रतिनिधि यह आसीत। अंग्रेजों का अंतिम प्रतिनिधि कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय संविधानस्य निर्माण कार्यम कदा समाप्तम। भारत संविधान का निर्माण कार्य कब समाप्त हुआ? 1950 में। फिर देखिए 53 नंबर का प्रश्न है। स्वतंत्रस्य भारतस्य प्रथमः राष्ट्रपति आसीत। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही है। 54 नंबर का प्रश्न है। भारतस्य प्रथमः प्रधानमंत्री कः निर्वाचितः। कौन निर्वाचित हुए पहले प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सही है। 55 नंबर है। स्वतंत्रता पूर्व भारते प्रयासः कति राज्यानि आसन्। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में कितने राज्य थे? 600 परिमितः। ऑप्शन नंबर डी सही है। संप्रति भारते कति राज्यानि सन्ति। पूरे भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भी पूरे भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। राज्यपालस्य नियुक्ति कह करोति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अस्य गद्यांशस्य शीर्षकम भवतु शक्यते। क्या हो सकता है इस गद्यांश का शीर्षक? आधुनिकम भारतम। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर देखिए बालकेषु अस्मिन् पदे कः विभक्तः किम च वचनम। बालकेषु देखिए सप्तमी बहुवचन है बालकेषु, इसलिए हम इसे लिखेंगे सप्तमी बहुवचनम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। ग्रामस्यार्थे, यह शब्द क्या है? ग्रामस्यार्थे, यानी क्या हो जाएगा पदे? यह संधि अस्ति, तो यह हो जाएगा ग्रामस्य धन अर्थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दीर्घ स्वर संधि होता है। श्रवण कौशल का सटीक अभिप्राय है। श्रवण कौशल का सटीक अभिप्राय क्या है? सुनकर अर्थ ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। फिर 40वां प्रश्न है। बच्चों को वर्णमाला का ज्ञान करवाने का सटीक तरीका है। क्या है तरीका? चित्रों द्वारा वर्णों की पहचान करना सिखाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रुतलेखस्य का उपयोगिता वर्तते। श्रुतलेखस्य की क्या उपयोगिता है? वर्तनीगतः अशुद्धि निवारणाय। वर्तनीगत अशुद्धि को दूर करने के लिए शुद्ध लेख लिखाया जाता है। मौन वचनस्य अभ्यासः भवितव्यः। नियमित रूपेण होना चाहिए मौन वाचन का अभ्यास। प्रश्न नंबर 43 देखिए। छात्राणाम उच्चारण दोषम दूर करण्याय भाषा शिक्षकः भाषा विज्ञानस्य कस्मिन् विज्ञाने पारंगतः भूयात्। किस विज्ञान में पारंगत होना चाहिए? ध्वनि विज्ञाने। ऑप्शन नंबर बी सही है। संस्कृत मूल्यांकन प्रयोजनास्य अस्ति। संस्कृत मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है? विज्ञानस्य परीक्षणम। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है। छात्रः स्वहृदयस्य विचारान् कया भाषायाः सरलताय प्रकटीकर्तुं समर्थः भवति। मातृभाषा है, अपने विचारों को कौन सी भाषा में अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है? मातृभाषा में। फिर 46 नंबर का प्रश्न है। छात्रः कस्मिन् कार्ये अधिकां रुचि दर्शयति। किस कार्य में अधिक रुचि दर्शाएगा? लेखने, पढ़ने, उपयुक्त त्रियुषु सबसे अधिक की बात हो रही है, तो उसे सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? चित्रेषु राग भरणी। चित्रों में रंग भरने में उसे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। इनमें भी उसे आनंद आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा चित्रों में रंग भरने में आता है। प्राचीन काले गुरु स्वः शिष्यान् केन विधिया शिक्षयति स्म। गुरु शिष्यों को कौन सी विधि से पढ़ाते थे? व्याख्यान विधि से पढ़ाते थे। गुरु सामने होते थे और शिष्य सुनते थे। श्रेष्ठ मूल्यांकनस्य
मूल्यांकनस्य गुणः अस्ति, श्रेष्ठ मूल्यांकन का गुण क्या है? वस्तुनिष्ठता हो, विश्वसनीयता हो, वैधता हो। उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही हैं। फिर प्रश्न नंबर 49 है, का रीति वर्तते यस्या छात्रा चित्रम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्ति। कौन सी रीति है जिसमें छात्र चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देते हैं? चित्र रीति ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए, संस्कृत भाषायाः शिक्षण मौखिक अभिव्यक्ति यत साधनम वर्तते। मौखिक अभिव्यक्ति का कौन सा साधन है? चर्चा परिचर्चा, कथा कथनम, कवितायाः पाठ्यकरणम। ये सब मौखिक अभिव्यक्ति के कारक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 61 है, अंक गणित शिक्षा का महत्व है। अंक गणित शिक्षा का महत्व क्या है? घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु। तो उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी है। अंक गणित जो है उपर्युक्त सभी में उपयोगी है। प्रश्न नंबर 62 देखिए, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण मूल्यांकन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्मित करने वाली संस्था का नाम क्या है? यह संस्था NCERT दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी सही है। मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया है। 64 नंबर का प्रश्न है, मूल्यांकन की कार्यसूचक क्रिया क्या है? चिन्हित करना, निर्णय लेना, भूल खोजना, ये सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। क्या दोष है वर्तमान पाठ्यक्रम का? तो क्या दोष है? पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जा रहा है, विषयों में सहसंबंध का अभाव है, लचीलेपन का अभाव है, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी गुण हैं, अभी दोष हैं यानी वर्तमान पाठ्यक्रम के। प्रश्न नंबर 66 देखिए, गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। कौन सी विधि है? आगमन निगमन विधि गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। निम्न में से तर्क प्रधान विधि है। तर्क प्रधान विधि है विश्लेषण विधि, जिसमें विश्लेषण के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का योग 334 है। माना दो संख्या, एक x है एक y है, तो दो संख्याओं का योग कितना है? 340 है। और अंतर कितना है? x ऋण y। पहली में से दूसरी संख्या को घटा दो तो कितना आ रहा है अंतर? 70 आ रहा है। तो संख्या बताना है। ये देखिए, घटाने जोड़ने पर y से y कैंसिल हो गया, x और x मिलकर हो गए 2x, और ये हो गया 0, 7 4 11 की 1 हासिल का 1, 3 और 1 4, 410। 410 में जब 410 और ये 2 का पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 पंचे 10, 205। जब पहली संख्या 205 हो जाएगी तो दूसरी संख्या दोनों का योग कितना है? 340 में से 205 घटा दीजिए। ये यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 1, 135। तो पहली संख्या 205 और दूसरी संख्या 135। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बर्तन में 1/3 पानी भरा हुआ है। यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 150 लीटर पानी और चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या है? 1/3 भर गया। देखिए, 3 हिस्से में से एक हिस्सा भरा हुआ है, यानी 2 हिस्से अभी खाली हैं। 2 हिस्से खाली हैं यानी 2/3 x, बर्तन की पूरी धारिता मान लो x है, तो 2/3 x पानी कितना है? 150 लीटर और चाहिए, तो 2/3 x पानी कितना है? 150 लीटर है। तो देखिए x का मान कितना हो जाएगा? 150 गुणा नीचे का 3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर का 2 नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, x बराबर हो गया 3 5 15 की 5, ऊपर का ऊपर गुणा हो गया, और 3 सत्ते 21 और 1 हो गया 22। 225 लीटर क्षमता है बर्तन की, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 70 है, एक कपड़े के थान से 170 रुपये प्रति मीटर दर से कपड़े के 3 टुकड़े, कौन कौन से टुकड़े हुए? 12.67 मीटर, 15.28 मीटर और 7 मीटर 21 सेंटीमीटर को भी ऐसे ही लिखेंगे 7.21 मीटर के कटवाए गए तो कपड़ा कुल कितने रुपए का हुआ? अब हमें पता है कि प्रति मीटर का कितना है कीमत? 170 रुपये। तो जोड़ देंगे सभी को, 7 8 15 1 16 की 6 हासिल का 1, फिर 6 8 10 और 11 की 1 हासिल का 1, फिर ये हो गया 12 13 14 15 की 5 हासिल का 1, और फिर 2 और 1 हो गया 3।
तो 35.16 में जब हम 170 का करेंगे गुणा, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 0 0। फिर हमने 7 का पढ़ा 7 छिंग 42 की 2 हासिल का 4, 7 एकम 7, 8 9 10 11 की 1 हासिल का 1, 7 अपाना 35 और 1 36 की 6 हासिल का 3, और 7 त्रे 21 और 3 हो गए 24। ठीक, अब आगे देखिए अगली संख्या क्या हो जाएगी, ये हो गया 6 1 और ये हो गया 5 3। अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0 2 और ये 6 और 1 हो गया 7, फिर 6 और 1 हुआ 7, फिर 4 और 5 हुआ 9, और फिर कितना है 3 और 2 हुआ 5। तो कितना प्राप्त हुआ, देखिए दो संख्या के बाद दशमलव, 5,977 रुपये 20 पैसे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। यह पूरा कपड़ा 5,977 रुपये 20 पैसे का हुआ। संख्या 12,635 धन 16,838 ऋण 28,271 धन 1,192 का मान है। तो धन 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 वालों को पहले जोड़ दीजिए और ऋण वाले को घटा दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 12,635 में जब हम ये धन वाला 16,838 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 की 3 हासिल का 1, 6 और 1 7, फिर 14 की 4 हासिल का 1, 8 और 1 9, और फिर ये हो गया 2। तो ये बढ़ गया इस 28,271 से, तो पहले ही हम घटा देते हैं। 29,473 में से 28,271 को घटा देंगे, घटा दीजिए। तो ये बचा 2, ये बचा 0, ये 2 1 1202, और फिर उसमें कितना जोड़ना है, 1202 में 1192 जोड़ना है। ये 1202 में 1192 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4932, यानी 2394। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अब ये देखिए सवाल, यदि a बराबर 2 है, b बराबर 3 है, c बराबर 4 है, तो हमें ज्ञात करना है a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 ऋण 3 a b c का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, इन तीनों का मान हो जाएगा a की घात 3 यानी 2 की घात 3 धन b की घात 3 यानी 3 की घात 3 धन c की घात 3 यानी 4 की घात 3 ऋण 3 a का मान है 2, b का मान है 3 और c का मान है 4। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 की घात 3 यानी 8, 3 की घात 3 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 27, और 4 की घात 3 यानी 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी 64। फिर ऋण हो जाएगा 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72। ये देखिए ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा ये 64 और 8 हो गए 72 धन 27 ऋण 72। तो ये 72 में से 72 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 27। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। फिर देखिए 100, 500, 200 और 250 का महत्तम समापवर्तक, 100, 150, 200 और 250 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो बहुत इजी है, कैसे निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले पूरी संख्याओं को एक साथ लिख लेना है। ये लिख लिया मैंने, 100, 150, 200 और 250। ऐसी कोई बड़ी से बड़ी संख्या है क्या जिसमें चारों को विभाजित कर रही हो, तो ऐसी संख्या कौन सी है, 50 है। 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 50 चौके 200 और 50 पंचे 250। फिर ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन पूरों को विभाजित करती हो, यानी 50 ही सभी के गुणनखंड में शामिल है। तो हम कहेंगे महत्तम समापवर्तक कितना है, 50 है। इसे हम अभाज्य संख्याओं से भी विभाजित करके हल कर सकते हैं। 74 नंबर का प्रश्न देखिए, एक फ्रिज 5,000 रुपये में खरीदकर 4,500 रुपये में बेचा गया, हानि प्रतिशत क्या होगी। तो देखिए हानि प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 करेंगे तो हानि कितनी हो जाएगी, 5,000 की चीज़ को 4,500 में जोड़ रहे हैं तो कितनी हानि हो गई, 500 की हानि हो गई।
तो हानि बटे क्रय मूल्य कितना है, 5000 है, गुणा 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, 50 से 50 कट गया और 1 शून्य है 10, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, 10% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए अगला 75 नंबर का प्रश्न, दो स्थानों के बीच की दूरी क्या होगी यदि एक व्यक्ति पहले स्थान से चलकर 12 किलोमीटर 120 मीटर, 21 किलोमीटर 500 मीटर तथा 18 किलोमीटर 350 मीटर तय करता है, परंतु वह निर्धारित स्थान से 2 किलोमीटर 800 मीटर आगे आता है, आगे आ जा रहा है। तो देखिए क्या क्या चला पहले उसने, ये देख लो, 12 किलोमीटर 120 मीटर, 21 किलोमीटर 500 मीटर, फिर कितना है 18 किलोमीटर 350 मीटर। तीनों को पहले जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7, फिर ये हो जाएगा 8 और ये हो गया 970 मीटर हो गया। और इधर कितना हो गया 3 और 8, 11 की 1 हासिल का 1, 3 और 4 और 1 हो गया 5, 51 किलोमीटर 970 मीटर है। अब चूंकि वह 2 किलोमीटर 800 मीटर आगे बढ़ गया तो उसको हम घटा देते हैं भाई, उतना हमको पीछे आना है। तो 2 किलोमीटर 800 मीटर को हम घटा देंगे, तो देखिए घटा दिया तो क्या हो जाएगा 0, 7, 170 मीटर बचा इधर, और इधर हो गया 49 किलोमीटर। 49 किलोमीटर 170 मीटर उन स्थानों के बीच की दूरी है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 76 है, 7 की घात 235 धन 8 की घात 648 ऋण 5 की घात 127 धन 6 की घात 118 की इकाई का अंक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो भी घात है उसमें 7 का भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा वही घात के ऊपर चढ़ेगा। तो देखिए 7 है, 7 के ऊपर जब हम 7 की घात 235 है, 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20 बचा 3, उतारे 5, 4 अट्ठे 32, केवल 3 शेषफल बचा। धन 8 के देखिए 8 एकम 8, फिर बचा 2, फिर 8 त्रे 24, फिर 8 एकम 8 यानी 8 शून्य शेषफल बच रहा है, तो शून्य नहीं लिखा जाता, ऐसी स्थिति में 4 लिखा जाता है जब शेषफल शून्य आता हो। फिर ऋण 5 की घात तो 127 है, तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4 बचा 3 यानी 5 की घात हो गई 3। धन 6 की घात देखिए 6 4 दूनी 8 बचा 3, फिर 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 6 की घात बची 2। अब देखिए 7 गुणा 7 गुणा 7 करेंगे, तो देखिए 7 गुणा 7 गुणा 7 धन 8 की घात 4 यानी 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, फिर ऋण 5 की घात 3 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, और 6 की घात 2 यानी 6 गुणा 6। अब देखिए अब इनके इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, 7 सतैया 49 के इकाई का अंक हो गया 9, 9 में जब 7 का गुणा करेंगे तो 9 7 63 की हो गई 3। फिर देखिए 8 अठैया 64 की इकाई का अंक हुआ 4, फिर 8 अठैया 64 की इकाई का अंक हुआ 4, इन दोनों का गुणा किए तो 4 चौके 16 की इकाई का अंक हो गया 6। फिर 5m 25 की इकाई का अंक हुआ 5, और ये 5m 25 का फिर से इकाई का अंक हो गया 5, ये हो गया 5। फिर 6 36 की इकाई का अंक हो गया 6 धन 6। तो देखिए कितना हुआ, 6 दूनी 12, 13 14 15 हुआ, ये धनात्मक संख्या, और ऋणात्मक संख्या हुई 5। तो इन सब के इकाई के अंकों का योग मिलाकर कितना हुआ, 10 हुआ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 77 नंबर का प्रश्न देखिए, 77 नंबर का प्रश्न है 800 का 40% धन 1200 का 30%, धन 1000 का 20%, ऋण 2000 का 50%, धन 1200 का 10% का मान है। सभी को हल करेंगे तो 800 का 40% ऐसे लिखेंगे, धन 1200 का 30%, धन 1000 का 20%, ऋण 2000 का 50%, धन 1200 का 10%। इन सब को हल कर देंगे तो देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और 8 चौके हो गया 32 यानी 320, धन फिर 2 शून्य से 2 शून्य,
12 तिया 36 यानी 360, फिर 2 शून्य से 2 शून्य, 20 धाम 200, फिर ऋण 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए तो हो गया 1000, फिर यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य काटे तो हुआ 120। अब देखिए इन चारों को धनात्मक वालों को पहले जोड़ लेंगे, उसमें से 1000 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 320 और 360 मिलकर हो गए 680, 680 और 200 मिलकर हो गए 880, फिर ये 20 जोड़े तो हुए 900 और 1000, और 1000 में से जब ये 1000 ही कम हो जाएंगे तो बचेगा 0। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है, 0। फिर देखिए प्रश्न नंबर 78, 5000 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात करना है। तो क्या होगा, देखिए 5000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, देखिए क्या हो जाएगा, 15 पाना 75, 750 गुणा 3, 3 शून्यम शून्य, 3 पाँचे 15 की 5, हासिल का 1, 3 7 21 और 1 2250 रुपये क्या हो जाएगा, 2250 रुपये हो जाएगा साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में जब हम मूलधन जोड़ देंगे यानी 7250 हो जाएगा मिश्र धन। मूलधन और ब्याज के योग को क्या कहते हैं, मिश्र धन। तो क्या बोला गया है, साधारण ब्याज एवं मिश्र धन क्रमशः क्या होगा, तो साधारण ब्याज होगा 2250 और मिश्र धन होगा 7250, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। जिसका नाम पहले लिया गया है उसका उत्तर पहले देखना है। संख्या 2,17,350.1 में क्या जोड़ा जाए कि 2,43,374.721 प्राप्त हो। क्या जोड़ेंगे भैया, तो देखिए जो प्राप्त हो रहा है उसको पहले लिख दें, 2,43,374 हमें प्राप्त करना है, 721 प्राप्त करना है। और इसमें पहले हमारे पास क्या संख्या थी, 2,17,350 थी, दशमलव के बाद 1 था, 2 शून्य हम अपनी तरफ से लगा देंगे। तो कितना जोड़ा जाए, मतलब जब हम पहले से जो संख्या थी उसे घटा देंगे तो कितना जोड़ा जाए अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ बचा 1 2 6, फिर यहाँ बचा 4 2 0, फिर यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 7 गए तो 6, यहाँ पर 3 है, 3 में से 1 गया तो 2, ये हो गया कट। कितना हुआ, 26,024.621, 26,024.621, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। राहुल ने एक वस्तु 5,000 रुपये में खरीदकर 10% लाभ पर मोना को बेचा। मोना ने इसे 15% लाभ पर राजीव को बेच दी। तो राजीव ने वस्तु कितने में खरीदी, राजीव ने कितने में खरीदा वस्तु को। तो देखिए सबसे पहले राजीव के लिए जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा, राजीव का क्रय मूल्य, वास्तव में राजीव के लिए क्रय मूल्य क्या होगा, 5,000 की वस्तु थी जब वो राहुल के पास थी, उसने जो बेचा 10 रुपये लाभ पर मोना को बेचा, यानी 110/100 का गुणा कर देंगे, ये मोना के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। और मोना ने 15% लाभ पर राजीव को बेचा, तो 115/100 का गुणा कर देंगे, ये राजीव के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये काट दिया। तो कितना हो जाएगा, 115 में 55 का गुणा कर देंगे। बहुत इजी है, 5 × 25 की 5, हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 7, फिर 5 एकम 5, फिर से सेम यही आ जाएगा, 5 7 5, फिर आ जाएगा 5 12 की 2, हासिल का 1, 12 और 1 13 की 3, हासिल का 1, 6,325। तो 6,325 यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है कि 6,325 जो है वो राजीव के लिए क्रय मूल्य है। फिर 81 नंबर का प्रश्न है, जल जनित बीमारी का एक उदाहरण है। कौन सी बीमारी है जो जल जनित बीमारी है, जल जनित बीमारी है डायरिया।
ऑप्शन नंबर सी सही है। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। फिर अगला प्रश्न है 83 नंबर का, विद्यालय किस रणनीति द्वारा विद्यार्थी के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा कर सकता है? तो क्या कर सकता है वह? पाठ्यक्रम एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर देखिए यहाँ पर 84 नंबर का प्रश्न है, पाठ्यक्रम का वह क्षेत्र जिसका परीक्षण अंकों द्वारा नहीं किया जा सकता। किसका परीक्षण नहीं कर सकते अंकों द्वारा? स्वास्थ्य का, योग का, संगीत का। ऑप्शन नंबर डी ये सभी यहाँ पर सही हैं। फिर देखिए सुनहरी क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। 86 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो भूमि मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। बाकी देखिए धर्म, समुदाय, परिवार सब मानवीय पर्यावरण के घटक हैं, भूमि मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। द्रवित मेग्ना से बने शैल चट्टान को क्या कहते हैं? आग्नेय शैल कहते हैं, हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव जनित आपदा का एक उदाहरण है, कौन सी आपदा होती है? रासायनिक आपदा मानव जनित आपदा है। बाकी भूकंप, सुनामी, भूस्खलन ये सब प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है रासायनिक आपदा। सौर ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, क्या है सुनहरा रेशा से अभिप्राय? पटसन को कहा जाता है सुनहरा रेशा। निम्न में से कौन सा प्ररोह तंत्र नहीं है? जड़ एक प्ररोह तंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। बाकी तना, पत्तियां, शाखाएं सभी प्ररोह तंत्र हैं। फिर देखिए प्रश्न नंबर 92, निम्न में से किससे कुनैन प्राप्त होता है? तो कुनैन हमें पता है सिनकोना से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन है। यहाँ पर वास्तव में सिनकोना से प्राप्त होता है और यहाँ पर सिनकोना ऑप्शन में नहीं है, तो हम लगाएंगे डी, इनमें से कोई नहीं। 93 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जायद की फसल है? जायद की फसल यहाँ पर उड़द है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 94 देखिए रैन बसेरा है। रैन बसेरा क्या है? आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी बस्तियां क्या कहलाती हैं? रैन बसेरा कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 95 नंबर का प्रश्न है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, क्या कारण है? नगरीकरण के कारण विश्व में जल संकट बढ़ते ही जा रहा है। 96 नंबर का प्रश्न है, जल को हम किस तरह शुद्ध कर सकते हैं? किस तरह से शुद्ध कर सकते हैं? जल को फिल्टर करके, जल को उबालकर, जल में क्लोरीन द्वारा, इन सभी तरीकों से हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 97 है, CNG का संक्षिप्त रूप है, क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 98, पदार्थ की किस अवस्था में वह अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम कब होगी? ऑप्शन नंबर ए, ठोस अवस्था में। फिर थोड़े दूर कब होंगे अणु? जब द्रव अवस्था में आएंगे, और दूर होंगे जब गैस अवस्था में आएंगे, यानी सबसे न्यूनतम दूरी कब होती है? ठोस अवस्था में होती है। 99 नंबर का प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के प्रवाह के कारण हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर 2 राज्यों की राजधानी है? तो चंडीगढ़ यहाँ पर 2 राज्यों की राजधानी है, जो कि हरियाणा और पंजाब 2 राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़। यहीं पर आज का यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।